ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। चलो वीडियो ऑन कर लो। चलो, फॉर द फर्स्ट 30 minutes वी वुड बी डूइंग प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, देन वी विल डिस्कस टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन ज्यादा है, डिस्कस करने में 2 दिन भी निकल सकते हैं। ठीक है, चलो प्रॉपरली ऑडिबल है अभी? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसे पहले जब हमने जीएसटी को स्टार्ट ही किया था, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कोई भी एक्टिविटी हो सकती है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब ये एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई कब कहेंगे? वी विल से दैट दिस इज सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 ओनली एंड ओनली इफ सेक्शन नंबर 7 में जो भी कंडीशंस दी है वो कंप्लाई होनी चाहिए। अब ये सप्लाई कहता है कि या तो गुड्स का सप्लाई होना चाहिए या तो सर्विस का, तो हमने गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी। फिर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड इन केस में अगर कंसिडरेशन नहीं होता तो हम मूव करते हैं शेड्यूल 1 की तरफ। इतनी बातें करके हम बोल रहे थे कि ये सप्लाई बन गया, पर फिर हम एक और चीज चेक करते थे कहीं ये शेड्यूल 3 के अंदर कवर तो नहीं है। तो मतलब सारी कंडीशन कंप्लाई होने के बाद भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस में भी आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा था कि मैम चलो ये पक्का पक्का सप्लाई बन गया, बट मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर ये शेड्यूल 3 में कवर नहीं है तब भी देखना कहीं इस पे मेगा एग्जाम्पशन तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है सप्लाई हो, लेकिन इससे फिर भी जीएसटी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये मेगा एग्जाम्पशन में कवर किया हुआ है। तो बेसिकली सबसे पहले एक एक्टिविटी का सप्लाई होना जरूरी है, एंड दैट सप्लाई शुड नॉट बी कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3, तब जाके बोलेंगे सप्लाई है। और अगर एक सप्लाई बन गया तो इट वुड बी लाइबल टू जीएसटी बट इट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर मेगा एग्जाम्पशन, तभी जीएसटी लगेगा। फिर हमने सीखा था, चलो मैम सप्लाई है शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई है ये भी मान लिया हमने, बट मैम वो सप्लाई हुआ कब? कब मानोगे कि एक्चुअल में सप्लाई हो चुका है? तो कॉन्सेप्ट पढ़ा तुमने मेरे साथ टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो ये चीज बताता है कि एक्चुअल में कब सप्लाई हुआ, मतलब जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कब आई है, जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कब आई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि चलो मैम जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आई, हाँ, बट फॉरवर्ड चार्ज में पे करोगे या रिवर्स चार्ज में पे करोगे? उसके लिए हमने पढ़ा था 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और जो चीज यहाँ कवर नहीं होती और मेगा एग्जाम्पशन में नहीं है तो वो जाती है मैम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। इतनी बातें भी कर ली थी। अब फिर से आते हैं हम कि मैम चलो टैक्स लगाना है, आपने भी बोल दिया फॉरवर्ड है रिवर्स है जो भी टैक्स है, बट ये बताओ कि मैम आईजीएसटी अप्लाई करोगे या उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करोगे? अप्लाई क्या करोगे? अब आईजीएसटी अप्लाई करना है या सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करना है या ऑब्लिक में लिख देती हूँ यूटीजीएसटी अप्लाई करना है? आपको पता है कि किस पे डिपेंड करता है? इफ इट इज आईजीएसटी तो तुमने ही मेरे साथ सेक्शन नंबर 5 पढ़ा था चार्ज ऑफ जीएसटी में कि व्हेन इट इज इंटर स्टेट सप्लाई,
तो जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है तब जाके आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड टैक्स। और तुमने ही मेरे साथ सेक्शन नंबर 9 ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ा था, अगर आपके इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या होगा, तब आइदर ये लगेगा या फिर क्या लगेगा, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी है तो। दैट मीन्स हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई, बोलो हाँ कि ना। We have to identify whether it is intrastate supply or an interstate supply. अब तुमने ही मेरे साथ एक और चैप्टर पढ़ा था, दैट वाज टाइप्स ऑफ सप्लाई। और याद करो वो दिन जब टाइप्स ऑफ सप्लाई था तो बोला था, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों अलग अलग स्टेट में जाते हैं, क्या एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब दोनों का स्टेट अलग है, एक स्टेट में है तो दूसरा यूनियन टेरिटरी में है, या दूसरा एक स्टेट में है और ये एक स्टेट में, तब मैम आप बोलते हो इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर मैम ये लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हुए तो क्या होगा, तब आप बोलोगे मैम ये है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब याद करो फिर से वो दिन जब टाइप्स ऑफ सप्लाई पढ़ा था और मैंने कहा था इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, यही तो बताएगा कि पर्टिकुलर सर्विस, पर्टिकुलर गुड्स जब आप सप्लाई करते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई है कहाँ पे। तो इसका मतलब मैम, अगर मुझे ये जानना है कि इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ये जानने के लिए पहले मुझे जानना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई है कहाँ, क्योंकि इन बोथ द डेफिनेशन यू हैव कीवर्ड दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। आर यू गेटिंग द लॉजिक कि प्लेस ऑफ सप्लाई आता कहाँ है। जब तक तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई पता नहीं चलेगा, यू कैन नॉट डिसाइड वो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। याद आया, कुछ कुछ टाइप्स ऑफ सप्लाई हमने करके रखा है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई अभी। समक्ष, मौसमी, मारिया, जल्दी करो। डन, चलो। अब वापस से मैं तुमको लेके जा रही हूँ किस पे, टाइप्स ऑफ सप्लाई किया था ना। तो टाइप्स ऑफ सप्लाई में हमने ये डेफिनेशन की थी, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जब सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है तब उसको बोलते हैं मैम इंट्रा स्टेट सप्लाई। और वहीं जब मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, या फिर एक स्टेट है और दूसरा यूनियन टेरिटरी है, तो आई विल से इट इज इंटर स्टेट सप्लाई।
इतनी बात बेसिक तो हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई में कर ली थी। अब बारी है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताऊंगी और साथ में क्या करूंगी, डिटेल में भी लेके चलना पड़ेगा। अब मैम ये क्या लिखा है देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट इंटर स्टेट सप्लाई, मैंने तुम्हें कुछ कहा था, इंटर स्टेट सप्लाई में एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होता है, इंपोर्ट भी इंक्लूड होता है। इंटर स्टेट सप्लाई में इंक्लूड होगा जब आप किसी एसईजेड को ट्रांसफर करते हो कुछ, या फिर एसईजेड आपको कुछ देता है। तो पहले इस चीज के ऊपर अपन डिटेल में आ जाते हैं। When I talk about interstate supply, जब मेरी बात किसकी होती है, इंटरस्टेट सप्लाई की, तो सपोज करो ये है मेरी एक स्टेट, ठीक है। तो ये कोई भी स्टेट ले लो, अभी के लिए मैंने बोला कि ये क्या है, मेरी एक स्टेट, ठीक है। और ये दूसरी एक स्टेट ले ली मैंने, ठीक है। और तुम्हें समझाने के लिए कि इट कुड बी अ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, तो मैंने यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी भी ले लिया। अब यहाँ पे मेरा कहना ये है, आर यू नॉट ओके मौसमी, इज इट रिलेटेड टू हेल्थ or it is related to mood swing? If it is related to health you can leave, ठीक है, बट इफ इट इज रिलेटेड टू योर मूड स्विंग सिर्फ सुनते रहो वीडियो ऑफ करके, ठीक है। मैम लीव कर रहे हैं। चलेगा, चलो। तो व्हेन इट कम्स टू योर स्टेट, दो अलग अलग स्टेट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हर स्टेट में एक एसईजेड यूनिट होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो मान लो कि ये रहा मेरा एक स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या है, ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये हर स्टेट में होता ही है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंडिया का पार्ट नहीं मानते, तो मैं लिख देती हूँ पहले। क्या लिखा मैंने, एज पर जियोग्राफिकल जोन, इससे ऐसा माना जाता है कि इंडिया का पार्ट नहीं है। अब बहुत ध्यान से समझना मैम, अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये रहा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर ये इंडिया का पार्ट नहीं माना, तो बाकी का बचा ये जो एरिया है ये क्या है, अगर उसको आप इकोनॉमिक जोन बोल रहे हो, तो ये बचा हुआ एरिया क्या है, तो ये बचा हुआ एरिया बोला जाता है डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं डीटीए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी डीटीए एसईजेड को कुछ देगा, भले ही मैम स्टेट तो सेम है, एक ही स्टेट के अंदर है वो एसईजेड, या फिर एसईजेड जब भी क्या करेगा, डीटीए को कुछ देगा, मतलब डोमेस्टिक टेरिफ एरिया को, स्टिल यहाँ पे क्या बोलोगे, अगर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ है और यहाँ पे क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, या फिर लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ है और लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ है, तो स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। अभी भी ये क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। क्यों इंटर स्टेट सप्लाई, बिकॉज हम एसईजेड को इंडिया का पार्ट ही नहीं मानते हैं, ठीक है। डन, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी आप सप्लाई करते हो टू और फ्रॉम एसईजेड, तो इसे क्या बोला जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई, भले ही वो सेम स्टेट के अंदर ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैम, अगर ये स्टेट इधर कुछ ट्रांसफर करे, या फिर ये स्टेट इस स्टेट में कुछ दे, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पे और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे, या फिर उल्टा हो गया, ये यहाँ पे और अब ये हो गया मेरा स्टेट्स के बीच में, एसईजेड के बीच में। अब फिर एक और चीज बना रही हूँ, ये क्या है मैम, इंडिया, ठीक है। अब
इंडिया, अगर इंडिया के बाहर कोई गुड्स भेजता है, लेट्स से यूएसए में भेजा, इंडिया ने इंडिया के बाहर गुड्स भेजे, लेट्स से कि यूएसए में क्या किए, गुड्स भेज दिए। तो जब हम इंडिया इंडिया के बाहर गुड्स भेजेगा, इसको भी क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। बोलोगे ना, ये भी इंटर स्टेट सप्लाई। या फिर मैम यहां से गुड्स इधर आते हैं तो भी होगा, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई। बट एक चीज बताओ, एवरी एक्सपोर्ट एवरी एक्सपोर्ट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, बट एवरी इंटरस्टेट सप्लाई कैन नॉट बी एक्सपोर्ट। समझ पाए मेरी बात? मैंने क्या बोला, हर एक एक्सपोर्ट तुम्हारा इंटरस्टेट सप्लाई बनेगा, बट हर एक इंटरस्टेट सप्लाई एक्सपोर्ट नहीं बन सकता। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट के कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशन है, लेकिन जितना तुम्हारे लिए काम का है सिर्फ उतना बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जीरो रेटेड सप्लाई की भी कुछ तो लॉजिक्स हैं जो फाइनल पे है। अब होता क्या है, एक्सपोर्ट में क्या लिखा है मैम, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बोलती है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। राइट, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन का मतलब है इंडिया के बाहर कुछ लेके जाना। और इंडिया की डेफिनेशन में क्या लिखा है, इंडिया की डेफिनेशन का मतलब टेरिटोरियल वाटर है। हाँ जी, फिर याद है वो 12 नॉटिकल माइल्स से लेके पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया है। अब मेरा एग्जाम्पल ये है कि सपोज करो ये क्या है, सी है, ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया, यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल है। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ शिप के थ्रू, और मेरी शिप यहीं पे क्या हो जाती है, डुबक डुबक डुबक, तो इज इट कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपोर्ट? यहां से तो निकल गया, ठीक है, शिप ये इंडिया के वेस्टलाइन से निकल गया और यहाँ डूब गया। टेल मी, इज इट एन एक्सपोर्ट, यस और नो, एंड व्हाई? Yes, ma'am, it is export. और बोलो, कोई और भी तो बोलो, No, बताओ ये ma'am, it is एक्सपोर्ट। not export. Up to इट इज 200 नॉट, nautical miles in India only, madam. मैम 200 नॉटिकल माइल मीन्स आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया तो गया ही नहीं, इंडिया इंडिया में ही क्या हो गया, उसकी नैया वहीं पे डुबक गई, तो इसका मतलब ये एक्सपोर्ट नहीं है। तो ये देखना, ये माइन्यूट सी चीज है, बट एमसीक्यू में ये सब चीजें टेस्ट की जा सकती है कि क्या ये एक्सपोर्ट बना या नहीं। तो अपन लिख लें आप सबसे पहले कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, शिप वगैरह अगर इंडिया के बेसलाइन में ही डूब जाती है तो इट इज नॉट एक्सपोर्ट, क्योंकि वो इंडिया के बाहर गया ही नहीं, बॉर्डर लाइन उसने टच ही नहीं। तो ये चीज तुमको क्या करनी है, दिमाग में रखनी पड़ेगी। बट दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी के लिए इंडिया की डेफिनेशन वो है, कस्टम के लिए इंडिया की डेफिनेशन अलग है। तो यू कैन नॉट अप्लाई ये इंडिया की डेफिनेशन टू द कस्टम। ठीक है, आया, लिखो, इंटरस्टेट सप्लाई इंक्लूड्स interstate supply includes export or import as well as supply to or from SEZ unit or developer। और फिर ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना, ये दोनों, एक स्टेट से स्टेट में भी होता है तो इंटरस्टेट सप्लाई, डीटीए टू एसईजेड है, एसईजेड टू डीटीए, वो भी इंटरस्टेट सप्लाई है। और ये इंडिया की डेफिनेशन जो लेके ली है, ये भी इंटरस्टेट सप्लाई, बट एवरी एक लाइन लिख लो, एवरी एक्सपोर्ट is interstate supply. Every export is interstate supply, but every interstate supply is not export. और बस ये ड्रॉ कर लेना।
हो जाए तो बताओ। अब यहाँ पे सारे लॉजिक वापस वैसे लिख के रखे हुए हैं। मैम इवन इफ एसईजेड इज इन सेम स्टेट एंड ट्रांजेक्शन डन इन सेम स्टेट, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और एसईजेड आपस में ट्रांजेक्शन करते, बट स्टिल इट इज इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, मैम लास्ट में डाउट्स है ना तो लास्ट में पूछना। मैम ये जो क्वेश्चन किया था उसी के रिगार्डिंग। हाँ आई नो, बट एक ठीक है। मिनट ये कंप्लीट होने दो इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन। फिर इसके बाद आता है, ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन मतलब सप्लायर की लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग जगह पे होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भाई साहब कहाँ है, पंजाब में सप्लायर, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, हरियाणा। इज इट टू स्टेट? क्या ये दो अलग अलग स्टेट हैं? बोलो, इज इट टू स्टेट्स? Yes, ma'am. हरियाणा में तो एक पंजाब में, इज इट टू स्टेट? तो मैम दो स्टेट है, ये अलग स्टेट में, ये अलग स्टेट में, ये क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई है। ये पंजाब में, ये दमन एंड दीव में, और दमन एंड दीव याद करो यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे यूटी जीएसटी या फिर आईजीएसटी, मैम इंटरस्टेट में सीधे आईजीएसटी लगता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अब फाइनली तुमको ये अलग अलग जगह सीखना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अब मैं तुम्हें 5 एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो 5 एग्जाम्पल तुम्हें सारे समझ में आ गए, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का पहला सेक्शन भी समझ में आ गया। ठीक है, वापिस आते हैं अपन, और कहाँ पे चलते हैं, अपने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पे। अब जो मैं बोल रही हूँ पहले अभी सुनना, फिर सारे तुम्हारे डाउट्स लूंगी मैं। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का अलग होगा, हाँ ये बात तो सही है, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग होगा, और ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी क्या होगा, अलग होगा। तो अभी आज मेरा एजेंडा सिर्फ एक है, मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ही समझाना है, सर्विस पे तो अभी मेरे को जाना भी नहीं। ठीक है, अब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में पता है कितने केसेस हैं, सिर्फ अगर इधर ध्यान दोगे तो आज ही याद हो जाएगा सब। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में मैम कितनी केसेस है, 5 केस है। ठीक है, वो 5 केस क्या है वो समझो। सबसे पहले, हो सकता है जो गुड्स तुमने क्या किए, हो सकता है जो गुड्स तुमने दिए उसमें हो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जब तुम क्या करते हो, गुड्स का क्या करते हो, सप्लाई करते हो, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, या तो मैम मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, ये भी समझ में आ गया, या फिर इसमें एक चीज आती है तुम्हारा बिल टू शिप टू। कुछ तो है जो एक केस आता है बिल टू शिप टू का। ठीक है, सिंपल सिंपल अभी केस ले रही हूँ। तीसरा एक केस आता है असेंबली, गुड्स कई बार क्या करने होते हैं, असेंबल करवाने पड़ते हैं अपने को। आरओ इंस्टॉल करवाना पड़ता है, आरओ मंगवा तो लिया बट उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, मशीन मंगवा तो ली उसको असेंबल करवानी पड़ेगी। तो एक केस तुम्हारा असेंबली रिलेटेड भी है, एक केस ऑन बोर्ड वाला भी आता है। एक केस क्या आता है, ऑन बोर्ड वाला। और बताओ, जब मूवमेंट है तो एक केस किसका होगा, नो मूवमेंट का। तो सबसे पहले तो व्हेन इट कम्स टू योर प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स, सिर्फ 5 केस देके रखे, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब ये बोलता है कि सपोज करो गुड्स का मूवमेंट होता है, सपोज करो देयर इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो अगर मैम मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ये रहा, मैम बिल टू शिप टू ये रहा, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है ये रहा, असेंबली वाली चीज ये रही, ऑन बोर्ड वाली चीज ये रही। मतलब ये 5 चीजें हैं, और मेरे को किस में देके रखी है 5 चीजें, सेक्शन नंबर 10 में। डू आई नीड टू लर्न सेक्शन, यस, सेक्शन नंबर 10 बस इतना ही लर्न करना है, उसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ एज पर सेक्शन नंबर 10 प्लेस ऑफ सप्लाई। यू शुड नॉट लर्न इसका सबसेक्शन, इसका सबसेक्शन, ये सब लर्न नहीं करना। ठीक है, अब मैम सबसे पहले क्या बोला है, इसने सबसे पहले बोला है अगर मैम सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो बोलते हैं वेयर मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपेंट। अभी मेरे को इसी पे फोकस करना है। मेरी नजर में ना ये कुछ लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे कुछ लिखा है, बस मुझे एक ही चीज दिखाई दे रही है, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो जहां पे भी गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है फॉर द डिलीवरी टू रिसिपेंट, बस वही हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसे पहले समझते हैं मैम मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या है।
मैं कहाँ पे गई, मैं गई घूमने के लिए राजस्थान, ठीक है। एंड राजस्थान में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे शोपीस दिखाई दिए। अब मैंने कहा एक ऑर्डर, एक खरीद लिया साथ में ले जा सकती हूँ, दो खरीद लिए साथ में ले जा सकती हूँ, पर हमारी तो है जॉइंट फैमिली, एक के लिए लेके जाओ दूसरे के लिए नहीं लेके जाओ, वो भी गलत हो जाएगा। तो मेरे को कम से कम 25 पीसेस चाहिए थे, ठीक है। कितने? 25 पीसेस ऑफ शोपीस, और एक शोपीस की साइज इतनी है कम से कम। अब इतना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उठा के वापस लेके आऊं। मैंने वो भैया को बोला, मैं कहाँ पे? राजस्थान में। मैंने वो भैया को क्या बोला, आप पूना पहुंचा दो सारी की सारे गुड्स। तो क्या यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है? यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। तो बोलते हैं वेन एवर देर इज मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जब भी गुड्स का मूवमेंट होता है, तो ये देखो कि डिलीवरी कहाँ हो रही है गुड्स की, कहाँ गुड्स की डिलीवरी क्या हुई है, मूवमेंट कहाँ हुआ है, टर्मिनेट हुआ है। तो एज इट इज कीवर्ड लिखना पड़ेगा, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। अब मेरे को तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। पहला बोला मूवमेंट है, हाँ मैम है। क्या है कीवर्ड? वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। तो बोल रहे कहाँ पे वो मूवमेंट खत्म हो गया, किसके लिए खत्म हो गया? रिसिपिएंट को डिलीवर होने के लिए। और रिसिपिएंट कौन होता है, अब यहाँ पे ये भी जानना पड़ेगा। तो इट्स नॉट जस्ट कि रिसिपिएंट मतलब रिसिपिएंट। रिसिपिएंट याद है मैंने बोला था, द पर्सन हु पेज कंसिडरेशन, ऐसा पर्सन जो क्या करता है, कंसिडरेशन पे करता है। तो मेरे लिए ही, मैं कहाँ पे गई, राजस्थान गई, कंसिडरेशन मैंने ही पे किया, और मैंने ही एड्रेस लिखवाया होगा ना कि मुझे यहाँ पे मेरे गुड्स मिल जाने चाहिए। तो मुझे मेरे गुड्स कहाँ मिल रहे हैं मैम? पूना के अंदर। तो सबसे पहले आप देखो कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। जैसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसमें लिखा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं तो तुम्हारे गुड्स मूव कर रहे हैं, तो कौन सा रूल लगाओगे प्लेस ऑफ सप्लाई का? ये वाला, वेयर देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर वहां पे लिखना ये कीवर्ड नहीं लिखा तो 0 मार्क्स आने वाले प्रोविजन के। एज इट इज यही वर्ड आएगा, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। अब वो रिसिपिएंट में तुम्हें बताएंगे कि रिसिपिएंट कौन है, किसने कंसिडरेशन पे किया। तो जिसने कंसिडरेशन पे किया उसने बताया उसका एड्रेस कि मुझे यहाँ पे गुड्स मिलने चाहिए। तो अब मेरे केस में देखो, राजस्थान में है लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कहाँ है मेरा? राजस्थान में। मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आ गया? पूना में। तो क्या ये दो अलग अलग स्टेट हो गई? लोकेशन ऑफ सप्लायर कहीं और, प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं और। जब लोकेशन यहाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ, तो अब बाय चांस ये क्या हो गया तुम्हारा? इंटर स्टेट सप्लाई। और जब ये इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, अब जाके क्या लगाओगे? IGST। समझ में आया? लिखो ये कीवर्ड पहला, मूवमेंट ऑफ गुड्स, और उसका कीवर्ड क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। जो याद करना है क्लास में करना है, जितनी मेहनत करनी है क्लास में करना है, बाद में तुम्हारा सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। सबसे पहला केस समझ में आया गुड्स का, मूवमेंट ऑफ गुड। ठीक है। अब मैं भी यहाँ पे लिखती जा रही हूँ ताकि हमारा एक समरी नोट तो यहीं पे रेडी हो जाना चाहिए। मूवमेंट ऑफ गुड, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। अब ये क्या हो गया मेरा? एज इट इज मुझे यही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, बस इतना तो लिखना है, यही कीवर्ड याद रखना है तुमको। ठीक है। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। फर्स्ट वाला केस हो गया मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब मैम केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में क्या लिखा है? केस नंबर 2 है बिल टू शिप टू का, जिसको अभी के लिए रखते हैं P फॉर पेंडिंग। ठीक है। मैम ये वाला कहते हैं ना, वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, वही कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगी, तब क्या देखोगे? अब मैम गुड्स तो मूव ही नहीं हो रहे हैं, वहीं की वहीं है। जैसे तुम गए मॉल में, मॉल में तुमको जो ग्रोसरी खरीदनी थी खरीद ली, वही पेमेंट किया, वही गुड्स मिल गए, कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या है मैम, यहाँ पे मूवमेंट हुआ ही नहीं। मैं गई मॉल में जाके मुझे कोई गुड्स पसंद आ गए, जो गुड्स पसंद आ गए पैसा दिया, वहीं की वहीं आई गॉट द गुड्स। अब क्या मूवमेंट हुआ गुड्स का? मैम कोई मूवमेंट नहीं हुआ गुड्स का। जब मैम गुड्स का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, अब क्या देखो ना, वो गुड्स की लोकेशन क्या थी जब तुमको डिलीवर किए गए थे। तो अब क्या देखोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रिसिपेंट। अब देखो ना ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो गया। फिर रिसिपेंट, रिसिपेंट मतलब जो कंसिडरेशन पे करता है। तो मैम लोकेशन ऑफ गुड्स क्या थी जब आपने इसको डिलीवर किया, किसको? रिसिपिएंट को। तो रिसिपिएंट को डिलीवर करते वक्त लोकेशन ऑफ गुड्स जो भी होगी बस वही है तुम्हारा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैम अब दो केसेस हो गए, एक तो हो गया मूवमेंट है, एक हो गया मूवमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नो मूवमेंट, location of goods at the time of delivery to recipient. Done? दो चीज हो गई, एक मूवमेंट हो गया, एक नो मूवमेंट हो गया। अब तो और सिंपल है, पहले मैं सिंपल करा रही हूँ, फिर बिल्टू शिफ्टू पे आएंगे। अभी के लिए जो जो मैं हटाती जा रही हूँ वो अभी के लिए हटा रही हूँ, बाद में जो मेरे को इसमें एड ऑन करना है मैं करूंगी, ठीक है। अब मैम कई बार ऐसा होता है गुड्स को असेंबल करवाना पड़ता है, ठीक है, गुड्स को इंस्टॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सपोज करो आपने मैम क्या किया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऑर्डर की। क्या तुम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खुद ही इंस्टॉल करने बैठ सकते हो? नहीं कर सकते। तुम्हें किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा कि भाई यहाँ आके मेरे को इंस्टॉल करके दे जा। तो मैम अगर मेरे को वॉशिंग मशीन मैंने मंगवाई, ऑटोमेटिक मंगवाई, मुझे इंस्टॉलेशन तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है? बस वो देखो, वो प्लेस जहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ, जहाँ पे असेंबली हुई, बस मुझे वही देखना है प्लेस जहाँ पे क्या हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ, जहाँ पे क्या हुई, असेंबली हुई। अब जैसे मैम इसका एक एग्जांपल दे दो। अमेजोन तो सबने यूज किया होगा, आज नहीं तो कल, कभी न तो कभी जिंदगी में यूज किया है। तो चलो अमेजोन से हमने आरओ ऑर्डर कर लिया, ठीक है। तो एक आरओ खुद तो तुम इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो मैंने क्या किया, अमेजोन से आरओ ऑर्डर किया। तुम देखते हो अमेजोन पे हम देखते हैं बेस्ट कहाँ मिल रहा है, रिव्यू देखते हैं, ये नहीं देखते कि सप्लायर कहाँ पे। तो सपोज करो ऑर्डर करते करते सूरत का था वो बंदा जो मेरे को आरओ भेजेगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है मैम? सूरत। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? सूरत में, क्योंकि सूरत के भाई साहब है जो पुणे में मुझे क्या भेजेंगे, वो आरओ मशीन भेजेंगे। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी। अब असेंबली कहाँ होगी मैम इस आरओ की? आपके घर पे पुणे में। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुणे में अगर आपके घर में असेंबली हो रही है तो मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और वेयर द गुड्स आर इंस्टॉल्ड। तो असेंबली के केस में क्या है, जहां पे गुड्स असेंबल होते हैं या फिर जहां पे गुड्स इंस्टॉल होते हैं। इसी के साथ तीसरा भी क्या हो गया तुम्हारा, फिनिश हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो तीन की अभी, या तो मूवमेंट होगा या तो मूवमेंट नहीं होगा, या फिर क्या होगा, असेंबली होगी या फिर इंस्टॉलेशन होगा। तो जहां असेंबली हुई, जहां इंस्टॉलेशन हुआ, बात खत्म। वही हो गया तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या यहाँ तक बातें अभी इजी है? अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया, भैया कहाँ, सूरत में, और मैंने बोला इंदौर के घर में इंस्टॉल करके दो। अब बताओ, पैसा मैंने दिया जो पुणे में, पैसे किसने दिया, अंकिता अरोरा ने दिए, जो कहाँ पे, पुणे में। लोकेशन ऑफ सप्लायर का सूरत वाले भैया ही है, बट मैंने क्या बोला कि तुमको क्या करना है, इंस्टॉलेशन कहाँ पे करना है, इंदौर का मेरा एक घर है, इंदौर में इंस्टॉलेशन करके दो। तो इस केस में पूरा अगर तुम सेक्शन पढ़ोगे तो तुम्हें रिसिपेंट वर्ड कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पे इंपॉर्टेंस रिसिपेंट वर्ड की है ही नहीं। रिसिपेंट कब काम का था, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स था या नो मूवमेंट ऑफ गुड्स था। यहाँ उसने क्या बोला है, प्लेस ऑफ सप्लाई म्हणजे प्लेस ऑफ सप्लाई सिंपल बोला है उसने, लोकेशन जहाँ पे असेंबली या इंस्टॉलेशन हुआ है, यहाँ पे रिसिपेंट का वर्ड ही यूज नहीं हुआ है कहीं पे। तो यहाँ रिसिपेंट का लॉजिक नहीं लगेगा, भले ही ऐसे ही दे दे, कंसिडरेशन पे करने वाला पुणे में बैठा है, इंस्टॉलेशन तुम्हारा इंदौर में हुआ है,
लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे, सूरत में। डजेंट मेक सेंस, रिसिपिएंट यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आइए बात समझ में। तो असेंबली पे जाए अपन। अभी मैं और एग्जाम्पल दूंगी, बट आज के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारे दिमाग में कीवर्ड्स बैठाने, इसलिए बाकी सब कट करवा दिया मैंने। फॉर असेंबली और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और प्लेस ऑफ असेंबली, ये हो गया तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर असेंबली और इंस्टॉलेशन। यहां तक ओके। अब लास्ट, मैम कई बार पता है गुड्स ऑन बोर्ड दिए जाते हैं। गुड्स कैसे दिए जाते हैं, ऑन बोर्ड, किसी वेसल पे, किसी जैसे ट्रेन हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वहां पे मैम क्या होता है, कन्वेंस जो होते हैं उनपे हमको क्या बोलते हैं, गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ऐसे केस में बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो बोलते हैं वो लोकेशन जहाँ पे गुड्स बोर्ड पे लिए गए। अब इसका लॉजिक समझो, ये बोल रहे हैं वो लोकेशन जहां पे गुड्स ऑन बोर्ड लिए गए, मतलब उस व्हीकल पे चढ़ाए गए। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा इसलिए, समझो ये रही हमारी ट्रेन, जैसी भी बन जाए बस, है तो ये ट्रेन, ठीक है, ठीक है। अब ट्रेन तो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। अब इंदौर से ट्रेन कहाँ जा रही है, दिल्ली। अब बीच में कितने स्टेशन आते हैं बोलो, बहुत सारे स्टेशन आते हैं। अब सपोज करो ट्रेन चल रही है, 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 और बीच में क्या हुआ, आते रहते हैं ना खाना देने वाले, कभी कुछ खरीदने वाले, कुछ बेचने वाले, कोई कोई तो आते ही रहता है। तो सपोज करो मैम ट्रेन तो चली रही है, बीच में होता है सबसे ज्यादा वहां पे बिकती है ट्रेन में वो चेन, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने लगेज को लॉक कर सकते हो। तो हमने वो चेन खरीद ली 200 रुपीज की, चलो मैम खरीद लिया आपने 200 रुपीज की वो चेन खरीद ली। अब ट्रेन तो चल रही है, अब वो भैया बोल रहे हैं रुको रुको रुको, प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है मेरे को। अरे क्या वो ट्रेन रुकवा के देखेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, कि भाई उसने एक्चुअल में सप्लाई कहाँ किया है, इज इट पॉसिबल। चलो इतना भी एक बार हो भी जाता, इसी को मैम आप रिप्लेस कर दो किससे, अब पॉसिबल है, तुम प्लेन में जा रहे हो, वही जो 200 रुपए की, 400 रुपए की चीज, 600 रुपए की चीज, कॉफी तुमने ले ली, और वो प्लेन वाला बोलेगा अरे रुको रुको रुको, देखना है कौन सी स्टेट क्रॉस कर रहे थे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इज दैट पॉसिबल। तो ऐसे केस में कुछ तो लॉजिकल देना पड़ेगा। तो बोलते जहां तुमने ऑन बोर्ड गुड्स लिए थे, बस मान लो वही प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि इंटेंशन क्या था, यू वांटेड टू सप्लाई दिस। तो जहां पे ऑन बोर्ड तुमने वो गुड्स लिए थे, बस वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। एंड दिस इज एक्चुअली लॉजिकल। क्या ये बात समझ में आई। तो मैम ऑन बोर्ड भी गुड्स प्रोवाइड होते हैं, हाँ जी बिल्कुल प्रोवाइड होते हैं, बट ऑन बोर्ड जो गुड्स प्रोवाइड होते हैं, आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इजीली। तो बोलते हैं, बस जहां पे तुमने ऑन बोर्ड किया उन गुड्स को, जब उनको चढ़ाया बिठाया उस ट्रेन में, उस एयरक्राफ्ट पे, उस वेसल पे, बस वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई। मंजे क्या मतलब, मैम इंदौर से दिल्ली जा रही थी ट्रेन, अब इंदौर से जब दिल्ली ट्रेन जाती है बीच में उज्जैन भी आता है, ठीक है। अब उज्जैन से जो लोग चढ़े, उसमें से एक भैया भी चढ़ गए उज्जैन से, और उज्जैन की क्या लेके आए, वही शिव जी की मूर्ति वगैरह अच्छी अच्छी लेके आए, क्योंकि उज्जैन में तो महाकाल है, वहां पे सबसे ज्यादा वही चीज है। तो ऑन बोर्ड उन्होंने कहाँ पे ली गुड्स, उज्जैन में, जबकि ट्रेन भले ही इंदौर से दिल्ली जा रही, वो नहीं, ऑन बोर्ड कहाँ हुआ, उज्जैन में गुड्स ऑन बोर्ड हुए, राइट। तो दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, वही तुम्हारा क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। अंडरस्टूड, डन। अब मैं तुम्हें रियलिटी बताती हूँ, ट्रेन में ये सब चीजें काम एक्चुअल में भी नहीं आएंगी। क्यों, ट्रेन में जो लोग ये सप्लाई करते हैं उनका कभी 10 लाख 20 लाख क्रॉस भी नहीं होता, तो उनको कभी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ता। बट एयरक्राफ्ट में जो लोग सप्लाई करने बैठे हैं ना, 100% उनका क्या है, क्रॉस हुआ हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। आर यू गेटिंग दैट लॉजिक। और भी चीजें रजिस्ट्रेशन में करेंगे, बट अभी क्या बोला, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वेसल हो, ऑन बोर्ड जब लिया बस वही प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अब लास्ट वाला लिखते हैं, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड, लोकेशन
ऑफ गुड्स व्हेन टेकन ऑन बोर्ड। और जो ये मैं लिख रही हूँ ये वाले कीवर्ड तुम्हें एज इट इज लिखने, इसमें तुम अपना लैंग्वेज नहीं लगा सकते हो, ये कट कॉपी पेस्ट एग्जाम की कॉपी में होने ही चाहिए। हो गया? अब लास्ट एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, 9:30 तक ही हम ये पढ़ेंगे, फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे। 1 घंटा हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन है टाइम ऑफ सप्लाई का वो चलेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट मैम बचा, आपने अभी ए समझा दिया जितना रेलिवेंट था, अभी पढ़ेंगे डिटेल में जाएंगे लेकिन कल। आपने सी समझा दिया, डी समझा दिया, ई समझा दिया, बट ये तो अभी समझाया ही नहीं, और यही है वो तुम्हारा बिल्ड टू शिप टू, एंड दिस इज स्टार प्लस कैटेगरी, क्योंकि ये आने की पूरी पूरी संभावना होती ही है। ठीक है, चलो मारिया, अभी नहीं। अब आते हैं हम किस पे, बिल्ड टू शिप टू पे। मैम बिल्ड टू शिप टू का आखिर मतलब होता क्या है? तो बिल्ड टू शिप टू का मतलब है, समझो, ये कौन है मैम? है कोई बंदा जो क्या कर रहा है, ये हमारा सप्लायर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन, सप्लायर। ओके, ये हो गया हमारे सप्लायर भैया। फिर मैम ये कौन है, ये हो गए हमारे बायर भैया। तो एक सप्लायर हो गया और यहाँ पे ये कौन हो गया, हमारा बायर। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या हुई, ये जो सप्लायर है, ठीक है, और ये हमारा जो बायर है, ये हमारे बायर ने क्या किया, ये हो गया हमारा सप्लायर। और इसको ध्यान से देखना क्योंकि कंफ्यूजन के पूरे चांस रह सकते हैं। मैम ये जो हमारे बायर है ना, ये कहाँ पे, लेट से इसको अभी पूना में ही रखते हैं, और ये सप्लायर को पहुंचा देते हैं इंदौर। ठीक है, अब दोनों की भाई बातचीत चल रही थी, अच्छी खासी बातचीत हुई करी। अब बायर क्या बोला कि आपके यहाँ से मुझे क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स चाहिए। तो इसने कितने रेफ्रिजरेटर ऑर्डर कर दिए, चलो रेफ्रिजरेटर भी छोड़ो, लैपटॉप चाहिए। ठीक है, इंदौर में क्या है, अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसने बायर ने क्या बोला, मुझे कम से कम कितने लैपटॉप चाहिए, 25 लैपटॉप मेरे शॉप के लिए चाहिए। कितने चाहिए, 25 लैपटॉप चाहिए मेरे शॉप के लिए। तो यहाँ पे पैकिंग चली रही थी 25 लैपटॉप की, और ये 25 लैपटॉप इन भाई साहब के यहाँ जाने के लिए रेडी भी हो रहे थे। पैकिंग वैकिंग सब चल रही थी, रेडी हो रहे थे कि ये नए बायर के पास जाएंगे। अब इतने में क्या हुआ, इतने में इस बायर के पास एक कॉल आया। क्या आया, ये जो बायर भैया है इनके पास आ गया क्या, कॉल। अब मैम ये कॉल किसका है, कॉल आया, और यहाँ पे कहाँ से कॉल आया मैम, ये कॉल आया लेट से अगेन जयपुर से। ठीक है, क्या कॉल आया मैम, जयपुर से। इन्होंने बोला, यहाँ पे भी कोई बायर है, इन्होंने क्या बोला कि मुझे कितने यूनिट्स चाहिए, मुझे 5 लैपटॉप चाहिए। इन्होंने क्या बोला, मुझे कितने लैपटॉप चाहिए, 5 लैपटॉप चाहिए। अभी के लिए तुम्हारे लिए मैं इसको कर देती हूँ 5 की जगह 25, मुझे भी 25 लैपटॉप चाहिए। अब ये इसका काम भी, इसका भी बिजनेस लैपटॉप बेचने का ही है। ठीक है, तो ये पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने खरीदा किससे, इससे। इन भाई साहब के पास कॉल आया, कहाँ से, ये भाई साहब ने इनको क्या किया, कॉल किया, और कॉल करके क्या बोला, जयपुर में 25 लैपटॉप चाहिए। अब ये भैया क्या करें, फाइनली दिमाग लगाना चालू हुआ। इन्होंने सोचा सोचा क्या किया, सोचा क्या सोचा, बोले पहले मैं ये लैपटॉप को यहाँ मंगवाऊं, फिर वापस से मैं ये लैपटॉप को जयपुर पहुंचाऊं। पहले इन भाई साहब को ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे करूं, क्योंकि वो यहाँ इंदौर तक है, कहाँ पे, पुणे तक पहुंचा रहे। फिर ये लैपटॉप मैं जयपुर पहुंचाऊं, फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बियर करूं। तो इनकी दिमाग की बत्ती जल गई। इन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दैट लैपटॉप इन पुणे, मैं एक काम करता हूं, अब मैं इनको कॉल करता हूं, और क्या इंस्ट्रक्शन देता हूं, सुनना, मैं क्या इंस्ट्रक्शन देता हूं कि ये लैपटॉप यहां मत भिजवाओ, सीधे क्या करो, ये लैपटॉप पहुंचा दो कहाँ पे,
जयपुर में। अब इसने क्या किया, ये अंकल क्या करेंगे, कुछ नहीं, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, इन्होंने क्या किया, ये लैपटॉप यहाँ पहुंचा दिए। लेकिन मैम बिल किसके नाम पे होगा, ये जयपुर वाले अंकल के नाम पे या पुणे वाले अंकल के नाम पे, बिल किसके नाम पे होगा। अरे मैम ये एक सप्लाई है, दिस इज सप्लाई वन, और इन दोनों के बीच का जो सप्लाई है दैट इज अनदर सप्लाई, वो दूसरा सप्लाई है। तो यहाँ पे ये वाले जो अंकल है सप्लायर, कौन से, इंदौर वाले, ये जब यहाँ पे क्या करेंगे, बिल बनाएंगे, तो मैम बिल बनाते वक्त पता है वो क्या करेंगे, किसका नाम लिखेंगे, नाम तो वो पुणे वाले अंकल, सपोज करो पुणे वाले अंकल का नाम है चिंटू, बिल तो वो किसके नाम पे बनाएंगे, चिंटू के नाम का ही बनाएंगे, क्योंकि पैसा तो चिंटू से ही चाहिए। बट मैम शिपिंग कहाँ होगी, शिप मैम वो कहाँ करेंगे, शिप करेंगे जयपुर वाले अंकल को। इसी को बोलते हैं बिलिंग तो किसी और के नाम की है पर शिपिंग किसी और के नाम को हो गई, तो दैट इज बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू मॉडल क्या कहता है, या तो आपके गुड्स अभी ट्रांसपोर्ट होने के लिए निकले ही नहीं, उससे पहले बायर ने तुमको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कहीं और पहुंचा दो, फिर से सुनो, या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये गुड्स निकले ही नहीं और ये बायर ने क्या किया, तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये कहीं और पहुंचा दो, या फिर सपोज मैम ये ट्रांसपोर्ट के लिए निकल ही गए थे लेकिन अभी पहुंचे नहीं, बीच में ही कॉल आ गया कि अरे मेरे पास मत पहुंचाओ, रूट चेंज कर दो। तो आइदर बिफोर ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, बिफोर ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इफ अ बायर, ये जो हमारा बायर है, ये बायर क्या करता है, अगर रिक्वेस्ट करता है कि उसको कहीं और ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, तो ये वो होता है तुम्हारा बिल टू शिप टू मॉडल। क्या ये बात समझ में आई, व्हाट इज बिल टू एंड व्हाट इज शिप टू मॉडल। तो मैम बिल टू शिप टू मॉडल में आप प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानोगे भाई, बायर कौन, बायर ये अंकल, शिपिंग किसको हुई, इन अंकल को शिपिंग हुई। तो ये बेचारा मासूम, कितना मासूम दिख भी रहा है, वो करेगा क्या, बिल टू शिप टू मॉडल तो ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर करे वो भाई साहब। तो बोलते हैं इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लेना होगी किसकी, सच पर्सन की। अब मैम ये सच पर्सन कौन है, ये तो बोला ही नहीं, वो बोल रहे इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन। इसका मतलब मैम सबसे पहले उस पर्सन की लोकेशन नहीं, वो सच पर्सन कौन है ये समझाओ, फिर ये बताओ कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। तो सच पर्सन का मतलब ये पर्सन का बिजनेस कहाँ है, प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, तो रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपको बताना होता है कि मेन ऑफिस कहाँ है, मतलब प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ से हो रहा है, और साथ में बताना होता है एडिशनल ऑफिसेज आपके कहाँ है, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस कहाँ है। एक होता है ना हेड ऑफिस, उसी तरह से इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। तो जब आप एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आप बता देते हो कि आपका प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ होगा। तो बोल रहे जहां पे ये प्रिंसिपल ऑफिस है ना इस बंदे का, ये भले ही अभी पूना में हो, सपोज करो इसका प्रिंसिपल ऑफिस कहीं और दिल्ली में पहुंच गया, तो जहां पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस है वो होगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब मैम हो सकता है ये जो अंकल है ना, ये कौन से चिंटू, ये जो अंकल है हमारे, अभी पुणे में होके खरीद रहे सब कुछ, पुणे से आवाज लगा रहे कि भाई मेरा जयपुर में सामान पहुंचा दो, मुझे इनकी लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे इन अंकल से पूछना पड़ेगा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है। अगर वो बोले पूना में ही है मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यही हो गया तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। वो बोले अरे मेरा पूना में नहीं है, मैं तो सिर्फ सामान लेने घूमने घामने पूना आया हूँ, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर होगी, दिल्ली। आर यू गेटिंग दैट लॉजिक। तो यहाँ पे अब आ गया मेरा कि जब भी मैम क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, डिलीवर होते हैं, कौन डिलीवर करता है, सप्लायर। किसको डिलीवर करता है, या तो रिसिपिएंट को डिलीवर कर दे या किसी और पर्सन को डिलीवर कर दे, किसके डायरेक्शन पे, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन मतलब वही बायर। तो अगर वो किसी और पर्सन को डिलीवर करे, रिसिपिएंट को डिलीवर करे, किसके कहने पे, थर्ड पर्सन के कहने पे, चाहे एजेंट की तरह डिलीवर करे, कैसे भी डिलीवर करे,
या तो मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले या फिर ड्यूरिंग मूवमेंट। अगर सामने वाले से कॉल आया है कि मैं टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं, तुमको इस पर्सन को पहुंचाने हैं गुड्स। मैम टाइटल ऑफ द गुड्स, अरे सप्लाई ऑफ गुड्स याद है, टाइटल ट्रांसफर इज सप्लाई ऑफ गुड्स। पढ़ा है शेड्यूल 2? मारिया कवर किया कि नहीं शेड्यूल 2 अब तक? किया है ना? सप्लाई वाला चैप्टर हो गया। उसमें याद है, जब भी गुड्स ट्रांसफर होता है तो टाइटल ट्रांसफर होता है। तो बोल रहे जब भी या तो आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दी, मतलब गुड्स आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिए। अगर थर्ड पर्सन के कहने पे गुड्स कहीं और ट्रांसफर कराए जा रहे हैं, या तो सप्लाई होने से, मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले या मूवमेंट की ड्यूरिंग, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आया? दिस इज योर सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन नंबर 10 में एक तो है आइदर देयर वुड बी मूवमेंट ऑफ गुड। अगर मूवमेंट है तो टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, यहाँ रिसिपिएंट काम करे। मैं मूवमेंट नहीं है तो वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रिसिपिएंट, तब वो आएगा। मैम असेंबली हो रही है तो लोकेशन ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन। मैम गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, तो लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। और मैम बिल टू शिप टू, तो बिल टू शिप टू में क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसको याद रखने का तरीका क्या है, बिल लेने हम प्रिंसिपल मैम के ऑफिस जाते हैं, ऐसा याद रखो। बिल लेने कहाँ जाते हैं, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस। मतलब बिल में क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अंडरस्टूड? अब ये तुमने सिर्फ ऊपर से पढ़ा है, इतना हो गया कि कीवर्ड समझ में आ गए कि इसके ये कीवर्ड्स है, ये केस है। कल जब हम पढ़ेंगे इसको तो विथ एग्जाम्पल, और फिर जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे लगते हैं इसमें बन सकते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ हम इसको कवर करेंगे। एक चीज बता दूं, व्हेन इट कम्स टू योर प्लेस ऑफ सप्लाई, आप लोगों को सिर्फ 2 ही सेक्शन, सिर्फ 2 सेक्शन। सीए फाइनल में 4 सेक्शन है प्लेस ऑफ सप्लाई के, तो अभी अपने को 2 सेक्शन करना है। दैट मीन्स आज तो तुम्हारा सेक्शन 10 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पिलर्स भरने हैं। बचेगा तुम्हारा सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 जरूर थोड़ा सा टाइम मेरा लेगा, एक दिन पूरा लेगा, बट हार्डली अगेन 3 days टू द प्लेस ऑफ सप्लाई, या 4 दिन। एक चीज समझना, मॉड्यूल 1 पता नहीं चल रहा है खत्म होने का, बचा क्या है, मेगा एग्जामिशन। तुम्हारी तैयारी चल रही है, मेरे को मॉड्यूल 1 जिस दिन खत्म हो जाएगा, मैं एक पूरा रिवीजन वीडियो तुम्हारे साथ ही करूंगी, फ्रॉम सप्लाई टिल योर मेगा एग्जामिशन, एक साथ, चाहे उसके लिए 4 घंटे बैठना पड़े या 3 घंटे बैठना पड़े। बट उस दिन जब वो रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड होगा, उसमें तुमको पहले से सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और फिर मैं एक पेपर दूंगी तुमको, जो फाइनली तुम्हारा मॉड्यूल 1 का टेस्ट होगा, और दैट विल बी एन एंटायर सरप्राइज टेस्ट। समझ जाना, मैम ने रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है, तो उसके बाद 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते कभी भी मैं तुम्हारा वो सरप्राइज टेस्ट पूरे मॉड्यूल का लूंगी। समझ में आ गई बात? तो बी सीरियस, मुझे बस एक ही टारगेट है मेरा, जब तुम्हारी यहाँ पे क्लास खत्म होनी चाहिए, तो सिर्फ क्लास खत्म नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट कम से कम 60% रिटेन हो जाना चाहिए। 40 तो तुमको ही करना पड़ेगा। ठीक है, डन। चलो टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड देन वी विल डिस्कस टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस।
चलो वीडियो ऑन कर लो। क्वेश्चन किए एमटीपी वगैरह? एमटीपी के किए, आरटीपी के जो दिए थे? इसमें ये आपको भेजे भी। मतलब आप ही नहीं किए बस? ऋतिका, रोहित, समक्ष, राम। मैम मैंने कंसाइनमेंट वाले नहीं किए हैं। कंसाइनमेंट में मुझे डाउट है। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई, और खुद ही ने बोल दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब बाकी का सारा की सारा रूल भूल जाओ अभी के लिए। क्यों भूल जाओ? कि इतना तो पता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जाना, तो सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फोकस करना। बट उससे पहले ये तो देखिए मैम, कौन सा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सर्विस या गुड्स का, कौन सा चाहिए? तो यहाँ क्या लिखा है देखो, कहीं पे भी सर्विस नाम तो यूज हो नहीं रहा है, तो इतना समझ में आ गया ये गुड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करके टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है, राइट? अब तुम बताओ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है और गुड्स है, तो गुड्स के रिस्पेक्ट में लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में? देखो पूरा खेल सिर्फ वो चार्ट याद रखने का ही। बताओ क्या है लास्ट डेट फॉर द इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ गुड्स? मैम इनवॉइस की बात ही नहीं है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कुछ है उसमें रिवर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी है इनवॉइस में सेक्शन 31 में? हम 30 डेज ऐड कर रहे हैं। 30 डेज कहाँ से आ गया? यहाँ तो सिर्फ मैं पूछ रही हूँ सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस डेट क्या है। अब ये याद करो सेक्शन 31 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का नाम भी लिखा है कि सीधे लिखा है या तो नॉर्मल सप्लाई है हम्म या फिर तुम्हारा अप्रूवल बेस्ड सप्लाई है। हम्म याद आया? फिर नॉर्मल सप्लाई में भी दो चीजें, कंटिन्यूस है या फिर अदर देन कंटिन्यूस। फिर हम्म अदर देन कंटिन्यूस मूवमेंट और नॉन मूवमेंट में, तो इसका मतलब मैम नॉर्मल सप्लाई है ये। बस ये देखना है कंटिन्यूस सप्लाई है या नहीं है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस सप्लाई है तो उसके हिसाब से सोचेंगे लास्ट डेट, और अगर कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है तो विद मूवमेंट है या अदर देन मूवमेंट है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? सेक्शन 31 डज नॉट बाइफरकेट रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज, उसने तो सिर्फ सप्लाई बताया। अब देखते हैं क्या लिखा है। जुलाई 1 को हमें गुड्स रिसीव हुए फर्स्ट केस के अंदर, ये अलग अलग केस है। तो फर्स्ट केस में तो मैम जुलाई 1 को आई रिसीव द गुड्स, और उसने बोला है डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट। रिसिपिएंट ने जो मुझे पेमेंट किया वो इस डेट को किया, और बोल रहा है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस उसने खुद ही ने बता दी कि इनवॉइस इस दिन इशू हुई। अब मुझे जहां तक याद आता है कि अगर मैं बात करूं कि कुछ तो था ना कि मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इनवॉइस की डेट का कौन सा लेना है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए? डेट ऑफ इनवॉइस से 61th डे, राइट? मैम 30th डे 31st डे, क्योंकि ये तो गुड्स है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसने खुद ने तो डेट ऑफ इनवॉइस दे के रखी है, तो क्या मैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लेने की गलती करूं, हाँ या ना? क्या मैं ड्यू डेट की गलती करूं यहाँ पे कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिए? यस मैम बोलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है रितिका? इसने मुझे दे दिया रिसिप्ट, इसने मुझे दे दिया पेमेंट, इसने दे भी दिया इशू ऑफ इनवॉइस कब होगा, मुझे सिर्फ यहाँ से 31st डे काउंट करना है। तो मुझे किसी भी तरह से अननेसेसरी सेक्शन 31 यहाँ पे सोचना भी चाहिए या नहीं? क्या लॉजिक है? जब सब कुछ दिया है तो क्यों सोचोगे? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट वाले का मैम, डेट ये है, पेमेंट की डेट दे के रखी है, फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस भी दिया है। अब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से 31st डे मेरा क्या काउंट होता है?
मतलब 30 दिन काउंट हो गए, उसके बाद ये कौन सा, ये 31st डे पे क्या आ रहा है, 30 जुलाई। मैं क्यों अननेसेसरी सेक्शन नंबर 31 लाऊंगी जब यहाँ जरूरत ही नहीं है, कहीं से कहीं तक बोला भी नहीं है। तो सिंपल, जब सब कुछ मिला है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, वाई वुड आई अप्लाई सेक्शन 31? क्योंकि मैंने बोला ना, सेक्शन 31 में कोई बाइफर्केशन नहीं दिया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का नाम भी नहीं लिया है सेक्शन 31 में। सिंपल मुझे क्या करना है, अब ये डेट या फिर ये डेट या ये डेट, इन सब में विच एवर इज अर्लियर, मैम सबसे अर्लियर तो ये डेट है, ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई, डन। तो डू नॉट अननेसेसरीली कंफ्यूज द थिंग्स, क्योंकि दिमाग में ये आ सकता है कि इसका लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा। ठीक है, चलो। चलो दूसरा, सेकंड क्या है मैम, फिर से। अब मैं बार बार क्या बताऊं, इसमें भी सब कुछ नहीं दिया तुमको। दे हैव गिवन यू डेट ऑफ रिसिप्ट, दे हैव गिवन डेट ऑफ पेमेंट, दे हैव गिवन यू इवन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। फिर से तुम्हें क्या करना है, यहाँ से 31st डे काउंट करना है। अब तुम्हारे 31st डे इनके 31st डे से मैच हो रहे या नहीं हो रहे, सबसे मेन चीज ये है। एक दिन का भी आगे पीछे हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बताओ, यहाँ पे उन्होंने 29 को काउंट किया है या नहीं किया, या फिर 30 से ही काउंटिंग करना स्टार्ट किया? हैव दे काउंटेड 29 जून? क्या है तुम्हारी डेट ऑफ इनवॉइस? यस, 29 जून। तो उन्होंने 29 जून को काउंट किया है या फिर 30 से काउंटिंग स्टार्ट की है? बताओ, 30 जुलाई कैसे आ रहा? 30 30 सेकंड। से काउंटिंग स्टार्ट करिए। 30 से काउंटिंग की है, यस मैम। दे हैवंट काउंटेड 29। पक्का? एक बार और सोच लो, काउंटिंग कर रहे हो यार, सामने दिख रहा है। हैव दे काउंटेड 29 और डायरेक्टली 30 से दे हैव स्टार्टेड? समक्ष, यस मैम। हैव दे काउंटेड 29 और नॉट? नो मैम। सिंपल, ये चीज लिख के रखो, कुछ भी करो, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं चीजों पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब मैम 31st डे आप काउंट कर रहे हो, तो जिस दिन इनवॉइस बना वो नहीं, उसके दूसरे दिन से 1 2 3 4 5 हमारा स्टार्ट होगा। तो दिस इज 30 जुलाई देयरफॉर। तो यहाँ पे क्या है, फिर से मैम यहाँ पे भी 30 जुलाई आएगा, ये वाले केस में 30 जुलाई आएगा। अब इसमें से विच एवर अर्लियर जो होगा मेरा, वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्या इसमें कोई डाउट है? देन यहाँ पे क्या है मैम, 1 जुलाई, पार्ट पेमेंट वॉज मेड ऑन 30 जून एंड बैलेंस वॉज मेड ऑन 20 जुलाई। ये मेरे लिए काम कर, आधा पेमेंट 30 जून को हुआ, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज मेड ऑन 30 जून एंड बैलेंस वॉज मेड ऑन 20 जुलाई। एंड फिर 29 जून को क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब ये पार्ट पेमेंट वाले का मैं क्या करूं? सबसे पहले बोला है पहला पेमेंट कब होता है, 30 जून को, रेस्ट ऑफ द पेमेंट इज मेड ऑन 20 जुलाई। कैन समवन एक्सप्लेन मी, ये क्या है? कुछ तो इसका प्रोविजन पड़ा है, वो प्रोविजन क्या है? मैंने Successive बताया payments. भी था। Successive payments. मैम जो सप्लाई आपने बताया था कि जितना इनवॉइस और पेमेंट जितना भी कवर हो जाए उसको पहले लेना। जितना इनवॉइस और पेमेंट में पहले कवरेज हुआ, पहले उतने को सप्लाई बनाया, फिर बाद वाले सप्लाई का अलग से टाइम ऑफ सप्लाई काउंट किया। आर यू गेटिंग राम? हमने वो एक प्रोविजन नहीं किया था कि वॉट एवर रिटर्न इन इनवॉइस या फिर वॉट एवर इज द पेमेंट, जितना अमाउंट इनवॉइस या पेमेंट में इन्वॉल्व होगा, इसमें से वॉट एवर इज अर्लियर आता है उतने को ही डीम्ड सप्लाई मानेंगे। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन दैट पॉइंट ओनली, कि पार्ट पेमेंट आया, तो पार्ट पेमेंट में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई। फिर बाकी का बैलेंस पेमेंट में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर क्या आ रहा है, फिर बाकी का क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई वो हो जाएगा। अब इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करके रखना, क्योंकि यही है जो एग्जाम में मेरे को रिवाइज करना है, बाकी तो पता भी चल रहा है। ठीक है,
फिर सेकेंड, इसके बाद मैम 5 जुलाई, 5 जुलाई को भी क्या है, यहाँ पे बोला है 5 जुलाई को पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे ये पता है अब क्या दे रहा है, अब वो तुम्हें पेमेंट की डेट निकालने को दे रहा है। डेट ऑफ पेमेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट बेस्ड होती है। तो रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा 28 जून को और उसके बैंक अकाउंट में डेबिट इस दिन हुआ, तो डेट ऑफ पेमेंट तो पहले चला गया 28 जून। फिर आपस में इसको इसको और इसको कंपेयर करोगे, इसके 31st डे पे जाओगे, फिर इन तीनों का क्या करोगे, कंपैरिजन, एंड देन यू विल बताओगे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। मैम यहाँ पे क्या है, फिर 1 जुलाई, मैम डेट ऑफ पेमेंट, अब पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में इधर एंटर की, बैंक अकाउंट में अभी क्रेडिट हुआ, कुछ नहीं किया, एक बार इसको आगे कर दिया था, एक बार इसको आगे कर दिया, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो गई। इसका भी फिर से मैम वी विल फाइंड आउट 31st डे, एंड फिर सबको कंपेयर करेंगे और बताएंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। और ये तो वही सिंपल है जैसा पहले चल रहा था। अब मैम इतना कर तो दिया, यहाँ तक ठीक है। अब इन्होंने तो डायरेक्ट डायरेक्ट सब लिख दिया, कहीं पे भी दिख रहा है तुमको प्रोविजन लिखा ही नहीं, और हम ऐसी गलती करेंगे तो ये मान जाएंगे क्या। बिफोर स्टार्टिंग दिस टेबल तुमको कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, प्रोविजन। उसके बाद ही आंसर करना कि किस बेस पे तुम्हारा आंसर चल रहा है। इन्होंने तो क्या किया, बस डायरेक्ट कर दिया, कहीं पे भी लिखा है नहीं। इन्होंने ऐसे फॉर्म में भले ही लिख दिया विच एवर इज अर्लियर करके, बट वी हैव टू एक्सप्लेन कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोविजन है, और फिर तुम एक साथ सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्रोविजन जरूर लिखोगे। और प्रोविजन में ये वाला याद है, इससे रिलेटेड प्रोवाइजो आना चाहिए, क्योंकि वी हैव क्वेश्चन ऑन दिस प्रोवाइजो। ठीक है, ये क्या है मैम, कट कॉपी पेस्ट, वही चीज है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, बट ये गुड्स नहीं है। अब ये क्या है, सर्विस। तो हैव यू डन दिस होमवर्क में, करा, आंसर्स मैच हो गए। ऐसा कर लिया बस। करा था ना कि नहीं किया, कि मैं ही सोच रही हूँ कर लिया। मैम होमवर्क कर किया लिया। था रोहित, होमवर्क किया, बोलो। नहीं, मैं तो क्लास ही ज्वाइन नहीं किया, तो पता नहीं था। अच्छा कल तो थे ही नहीं तुम क्लास में, ऐसे राइट। पढ़ा हूँ, पता है। संजीव जी किया था, ये चेक किया था मैम, ठीक है। राम, इतना मतलब पर्सनल इंटरव्यू की तुमको किस बात की जरूरत पड़ती है, सब लोग को स्पेसिफिकली नाम लो, फिर हम जवाब देंगे, नहीं तो हम ऐसे बैठे रहेंगे। डू इट, ठीक है, ये करना और एक बार आंसर्स चेक करना, ठीक है। रिविजन लेक्चर में आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, तुम बताना। राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स एन ऑर्डर and advance payment on 5th January for carrying out architectural design. It delivers the design on 23rd of April. By oversight, no invoice is issued at that time. And it is issued much later, after the expiry of prescribed period of time. Now, what is the time of supply? ये क्या hint दे रहा है? सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, सर्विस। सर्विस। फिर याद है, अब सर्विस में सोचो ये कंटिन्यूस सप्लाई है, ये वन टाइम। तो ये बता रहा है आर्किटेक्ट जॉब इसने दे दी, और बोल रहा है इनवॉइस जिस प्रिस्क्राइब टाइम में इनको इशू करना चाहिए था ना, वो नहीं किया। इसका मतलब ये अदर देन कंटिन्यूस की बात कर रहा है। प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम क्या था, मैं तो याद नहीं रख पा रही, बताओ। 61। 30 days। प्रिस्क्राइब कितने नहीं, डेज, सर्विस 60 days। 60 डेज। प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम कोई इज इवेंट 30 हुआ, डेज, 30 days। 45 डेज। 15 के लिए 30 45, सॉरी, हाँ 30 अब बताओ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम में अगर इनवॉइस इशू हो गया तो कैसे देखते हो टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट विचेवर, और अगर नहीं हुआ तो और रिसिपिएंट ने जब एंट्री किया है। सर्विस प्रोविजन। कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला है ना प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम में नहीं इशू किया था इनवॉइस, तो क्या देखोगे,
कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो क्या यहाँ पे मुझे कंप्लीशन डेट दी, दे के रखिए। पेमेंट के लिए कुछ बताया क्या कि पेमेंट वगैरह कब रिसीव हुआ? यस मैम, वो भी दिया है। तो विच एवर इज, और याद है तुम्हें सर्विस के रिस्पेक्ट में अगर एडवांस मिला है तो टाइम ऑफ सब वहां पे सब चलेगा, वहां पे आपको टैक्स उसी ऑन द स्पॉट भी लग सकता है, गुड्स के लिए नहीं लगता। तो मैम यहाँ पे इन दोनों डेट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, क्या इन्होंने पहले प्रोविजन लिखा है? यस लिखा है, और सेक्शन भी लिखा है। तो मैं ये जरूरी नहीं टू भी करके पूरा लिखो, बट एटलीस्ट सेक्शन 13 लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? देन क्या मैंने 7 दिया था? Yes. Investigation shows 150 cartoon of ceramic capacitor were dispatched on 2nd August and no invoice raised and the transaction not entered in the account. तो डिस्पैच तो हो गया भाई, हमने अकाउंट में एंट्री नहीं की। एक सेकेंड, डिस्पैच हो गया, मैंने अकाउंट में कोई एंट्री नहीं की, और हमारे पास पेमेंट की भी कोई डिटेल नहीं। बस मुझे ये पता है मैंने गुड्स कब डिस्पैच किए, मुझे ये नहीं पता इनवॉइस कब आएगा, मुझे ये नहीं पता कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब हुआ है। तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कुछ चीजें तो तुमको पता ही नहीं है यार, बट क्या पता है कि तुमने डिस्पैच कब किया है। तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? बोलो। पीरियोडिक। मैम 7 क्वेश्चन नहीं था, 3, 6 और 8 था। है मेरा टिक किया हो। मैंने 7 आपने रीड करने के लिए दिया था। रीड वाले पे ना आर लिखा है। हाँ, 7 और 14 और 15। 8 भी है। चलो बोलो इसका आंसर तो बोलो। मैम पीरियोडिक पेमेंट या पीरियोडिक टैक्स, पेमेंट। या और पीरियोडिक सोचो, रिटर्न, पीरियोडिक रिटर्न या टैक्स जो पेमेंट की। एक बार क्वेश्चन अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। अब मैं आंसर कैसे छुपाऊं? Date of removal. बोलो। जी इन्वेस्टिगेशन Date of delivery. Date of removal of goods. डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ओके। इन्वेस्टिगेशन Up to 30 days. 2nd August but no invoice was टाइम ऑफ raised सप्लाई जितना इजी दिखता है ना, and उसको the अप्लाई करना सीखना पड़ता है। and the transaction dispatch of card were not entered in the accounts. There was no evidence of समक्ष this. तुमने क्या किया? What is the time of supply list? तो cartoon purpose of payment of मैम मैं tax. आया नहीं था क्लास में, क्यों मैं छोड़ दी थी क्लास कल बीच में। बीच में नहीं छोड़ी थी, पूरा पढ़ लिया था यहाँ तक। बट क्वेश्चन ये सब पढ़ लिया ना, कॉन्सेप्ट तो पूरे पढ़ लिए थे तुमने। Receipt, तो वो payment, कॉन्सेप्ट जो भी तुम्हें भूले भटके याद है उसके हिसाब से क्या होगा? dispatch of payment. Receipt, courtship, payment. भाई साहब, सबसे पहले मैम 150 कार्टून्स जो है वो तो डिस्पैच हो चुके हैं, बट हमने इनवॉइस अभी बनाया ही है, अकाउंट में एंट्री की ही नहीं। जब तुम डिस्पैच कर चुके हो, जब तक ये चीख चिल्ला के खुद नहीं बोले ये अप्रूवल बेस्ड है, यू कैन नॉट अज्यूम इट टू बी अप्रूवल बेस्ड। अब मैम जब भी गुड्स डिस्पैच होते हैं हमारे पास ऑप्शन है या तो डेट ऑफ इनवॉइस, डू वी हैव डेट ऑफ इनवॉइस? नो। We should have date of payment. Do we have date of payment? No. But can I consider what is the due date for the issue of invoice? ड्यू डेट का फॉर्मूला तो अभी भी निकल सकता है ना। तो ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। Yes. तो मैम सेक्शन नंबर 12(a) ही लगेगा, और मुझे ये देखना पड़ेगा लास्ट डेट फॉर द इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो सकती है। तो इट वुड बी, मैम रिमूवल हो रहा है गुड्स, दिख रहा है कि गुड्स वहां से जा रहे हैं, तो इट वुड बी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिस्पैच, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना क्लियर कि डिस्पैच किए हैं, मतलब भेजे, मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो लास्ट डेट क्या होती है? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल इज द लास्ट डेट। अननेसेसरी कहीं पे भी रेसिडुअल केस में नहीं जा सकते। रेसिडुअल तब होगा जब तुमको तो सेक्शन 31 भी समझ नहीं आ रहा, तब होता जब तुमको रिमूवल की डेट भी नहीं पता हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या कर दूं, आई डू नॉट नो द डेट ऑफ रिमूवल,
इनवॉइस नहीं पता, पेमेंट नहीं पता, तब तुम अप्लाई करते क्या, पीरियोडिकल रिटर्न वाले। अंडरस्टूड? एक सवाल है स्टार मार्क बोलो। इसमें, जैसे आंसर में नोटिफिकेशन वगैरह मेंशन किया है, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा? पॉसिबल ही नहीं इतना याद रखना। और अगर पता है गलती से 66 की जगह 65 हो गया ना, तो वो पहले 65 पढ़ेंगे, और वो 65 में ये नोटिफिकेशन तो लिखा नहीं होगा, तो क्रॉस लिंकिंग के चक्कर में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन नहीं करना है, इसको स्टार मार्क कर लो ये क्वेश्चन को। और मैम जो इसकी देन वर्डिंग्स है, सिंपल वर्ड्स में टाइम ऑफ सप्लाई के आंसर लिख सकते हैं? सिंपल वर्ड में लिखना है, बट जो मैंने याद है चार्ट में कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ, वो कीवर्ड्स ही चाहिए उसमें। whether it is place of supply or time of supply, all we need is keywords जिससे आंसर निकल जाए। ठीक है, जैसे मैम इसने स्टार्ट किया था आंसर की रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई किया है, तो हमने डायरेक्ट अगर लिखा और ये जो अपने अब डेट सुनो, से रिलेटेड। why they have written a registered person, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन का ही काउंट होगा, जिसको टैक्स ही नहीं पे करना उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई आप काउंट नहीं कर सकते। अब ये लैंग्वेज है इस नोटिफिकेशन की, तो मुझे हर बार ये नोटिफिकेशन याद नहीं रहेगा, तो इवन इफ यू राइट अ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर हैज टू पे टैक्स ऑन, वही लिख रहा है ना कि जब भी एक रजिस्टर्ड पर्सन को आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करना होता है, तब इस सेक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई देखा जाता है। तुम डायरेक्ट लिखो ना कि टाइम ऑफ सप्लाई वेयर देयर इज रिमूवल ऑफ द गुड्स और मूवमेंट ऑफ द गुड्स, यहाँ पे उसका सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग लास्ट ड्यू डेट ये है, और सेक्शन इसके हिसाब से हम इसका टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे। तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट व्हाट वी नीड इज एक ये कोट होना चाहिए, सिर्फ सेक्शन 12 कोट हो जाना चाहिए, और इसका लास्ट ड्यू डेट क्या है इतना, ये तीन चीजें मिल गई और तुम्हारा प्रॉपर डेट मिल गई, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल कीवर्ड्स आर नीडेड। अब देखो फिर से क्वेश्चन वही है, ऑर्डर प्लेस किया इस दिन कंसाइनमेंट वगैरह के लिए, तो ऑर्डर प्लेस किया 18 को फॉर द सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड शूज, राम एंड कंपनी गेट द कंसाइनमेंट रेडी एंड इन्फॉर्म द कस्टमर, और इनवॉइस इशू की डेट भी दे दी। कस्टमर ने कलेक्ट किया कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रेमाइसेस, इसने कलेक्ट कब किया मैम, इस दिन, एंड पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया, जो एंटर हुआ उसके अकाउंट में, उसने अपने 8 दिसंबर को अपने अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, और व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, अब देखो सब डिटेल दी उसने, एक तो डिस्पैच कब हुआ ये दे दिया, फिर उसके बाद इनवॉइस इशू कब हुआ ये भी दे दिया, फिर इसने पेमेंट कब किया, खुद ने कब कलेक्शन किया, सब कुछ दिया है। मुझे एक चीज तुमको समझानी जरूरी है कि यार डायरेक्ट नहीं दे रहे कि कौन से केस में आ रहा है, तुम्हें चेक करना है रिवर्स चार्ज है, तुम्हें चेक करना है फॉरवर्ड चार्ज है कि वाउचर वाला केस है। मैम यहाँ वाउचर तो बात ही नहीं होगी, क्या यहाँ पे कुछ रिवर्स चार्ज खुद ने लिख के दिया है क्या, नहीं लिख के दिया। मैम ना तो ये वाउचर की बात है ना रिवर्स चार्ज की बात है, ये है तो बात फॉरवर्ड की, और फॉरवर्ड चार्ज में चाहिए इनवॉइस की डेट, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, ये तीन चीजें खोज के मुझे निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो मैं स्टेप बोलूं टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन कैसे होगा, पहले तो देखो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई सेक्शन 12 लगाएं या फिर 13 लगाएं, लगाना क्या है। फिर उसके बाद देखो फॉरवर्ड है, रिवर्स है, वाउचर है, लेट पेमेंट है, चार ही चीजों में डिवाइडेड है ना, आइदर फॉरवर्ड आइदर रिवर्स लेट पेमेंट या फिर क्या है तुम्हारा वाउचर। अब रिवर्स होगा तो वो पूरा लिख के ही देगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ गुड्स, उसके बिना तुम रिवर्स मान भी नहीं सकते। वाउचर तो तुम्हें यूं ही दिख जाएगा, लेट पेमेंट भी तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा, तो बचा क्या, फॉरवर्ड चार्ज, एंड फॉरवर्ड चार्ज के लिए यू नीड डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। अब वो पेमेंट वगैरह में कंफ्यूज करेगा, वो तुमको डेट ऑफ इनवॉइस में कंफ्यूज करेगा, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस तुमको याद रखना है, फॉरवर्ड चार्ज में यू हैव टू पुट लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। आर यू गेटिंग?
तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो गुड्स है या सर्विस, फिर आइडेंटिफाई करो कौन से पार्ट में आ रहा है, फॉरवर्ड रिवर्स। रिवर्स देख के रखेगा, वाउचर समझ में आएगा, लास्ट डेट भी समझ में आएगा, सिर्फ तुमको फॉरवर्ड ही है जो सोचना पड़ रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड आया तो पक्का सेक्शन 31 लिखो, लिखना ही है। गुड्स के केस में पक्का सेक्शन 31 और साथ में सेक्शन नंबर 12। आर यू गेटिंग? तो पहले तुमको फ्लो समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और जहां सर्विस पे आ गए तो सर्विस में फिर से कॉमन है, वो पीरियोडिक रिटर्न वाला भी कॉमन है, वाउचर भी कॉमन है, लेट पेमेंट वाला भी कॉमन है। फिर से सर्विस में भी क्या सोचना है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। बट सर्विस में वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा दिस इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि यू हैव डन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर, वो डायरेक्टली सर्विस देगा and you have to identify कि whether it is covered under reverse charge mechanism or not। और अगर रिवर्स में कवर हो गई तो रिवर्स का टाइम ऑफ सप्लाई का, और रिवर्स में नहीं तो पक्का फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड का। अंडरस्टूड? चलो डू क्वेश्चन नंबर 8। अभी समझो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर पक्का है ना फॉरवर्ड है? तो देखो ये आ गया फॉरवर्ड, और 100% फॉरवर्ड आया है गुड्स का, तो ये 100% कोट होना ही होना है, क्योंकि उसके बिना तो तुम्हारा सेक्शन इनकम्प्लीट है। यू हैव टू कोट सेक्शन 31, लिख दो सब कुछ, और उसके बाद जो जो डेट यहाँ पे रेलिवेंट दिख रही है तुमको, पिक दैट डेट एंड आइडेंटिफाई द अर्लियर ऑफ ऑल। 2nd आर December. यू गेटिंग? मैम सेक्शन 31 तो फिर सारे केस में ही एप्लीकेबल है। बट यू कैन नॉट राइट इन रिवर्स चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, वहां तो इनवॉइस नहीं, की डेट से 60 डेट चाहिए, वहां नहीं लिख सकते। वाउचर वाले केस में भी नहीं लिख सकते, लेट पेमेंट में भी नहीं लिख सकते। तो अल्टीमेटली लिखना कहाँ है, फॉरवर्ड में ही 31 कोट हो रहा है। आर यू गेटिंग? समझ में आया? इसका आंसर लिख, बता दो तुम, मतलब जल्दी से कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है अगर नहीं किया है तो। क्या ये डेट रेलिवेंट है मेरे लिए किसी भी नहीं, तरह से यहाँ, कि कब डिस्पैच हुआ था या फिर कब ऑर्डर प्लेस हुआ, ये मतलब कुछ भी काम आ रहा है इसमें? इज द डेट रेलिवेंट? मैम ऑर्डर की डेट तो कुछ भी नहीं लिखा है। फॉर फॉरवर्ड आई नीड डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। मैम ये 18 तो मुझे नहीं लगता कहीं की काम है। फिर इसके बाद इसने बोला है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, क्या ये मेरे लिए काम की है यहाँ पे? डेफिनेटली काम की है मैम, ये तो काम किया अभी। फिर बोला है मैम कस्टमर ने कलेक्ट किया कंसाइनमेंट उसके प्रीमाइस से 7 दिसंबर को, कहीं पे भी रिसिप्ट काम है? मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स की डेट भी काम की होती, मुझे ये भी अभी तो काम का नहीं लगा। फिर इलेक्ट्रॉनिकली द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली सेम डेट पे ट्रांसफर किया मतलब 7 को, और 8 को क्या हो गया, उसके अकाउंट से पैसा निकल गया। तो अब ये बताओ यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर काम आएगा या नहीं आएगा डेट ऑफ पेमेंट में? अब यहाँ पे वो विच एवर इज अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट का, तो डेट ऑफ पेमेंट पता है, डेट ऑफ इनवॉइस पता है, ड्यू डेट कैसे निकलेगी? 31 days. ऑन और क्या बिफोर हिंट मिल रही है तुमको ड्यू डेट के लिए? कंसाइनमेंट बोला तो डिलीवरी। कंसाइनमेंट बोला मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। और डेट ऑफ रिमूवल क्या है तुम्हारा, बोलो 18 अगस्त है क्या डेट ऑफ रिमूवल? तुम्हारा डेट ऑफ रिमूवल क्या है? इज इट 18 अगस्त और इट इज 7th of December? व्हाट इज द डेट ऑफ रिमूवल? 7 दिसंबर। When customer collect the consignment from the 7 December. जोर से बोलो। बोलो 18 है या फिर इट इज 7th of December? व्हाट इज द डेट ऑफ रिमूवल? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर। यहाँ तो सिर्फ ऑर्डर आया है मैम, ये तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है कि दे देना, तो इन सब में से विचेवर इज अर्लियर जो होगा वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। आर यू गेटिंग दैट लॉजिक?
मैम इसमें नो मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला कंडीशन क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? ये तो लेटर डेट पे ये नो मूवमेंट नहीं ना, कंसाइनमेंट है, तो देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स कि कंसाइनमेंट दे देना, दिख रहा है ना कि दे देना, वहां आके नहीं लिया इसने। ठीक है, चलो। अ फर्म ऑफ एडवोकेट, अब मैं बोलू, ये डायरेक्ट नहीं बता रहा है, कुछ तो हिंट दे रहा है। अ फर्म ऑफ एडवोकेट इश्यूज इनवॉइस फॉर द सर्विस। और याद करो, फर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट, Entity. सीनियर एडवोकेट जब भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, तो Entity रिवर्स को चार्ज मैकेनिज्म होता है। तो वही तो बोला है, फर्म ऑफ एडवोकेट एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को क्या दे रहा है, बिल इशू कर रहा है। क्यों इशू कर रहा है? सर्विस दी है। तो इसने क्या तुमको आगे देके बोला, इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसने हिंट दे दी कि ये क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। अंडरस्टूड? फिर आगे क्या बोला है, पेमेंट कंटेस्टेड बाय एबीसी ऑन द ग्राउंड दैट अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ फर्म द कंपनीज केस वाज डिसमिस्ड बाय कोर्ट फॉर नॉन अपीयरेंस which necessitated further appearance for the firm for which firm for which the firm is billing the company. The dispute dragged on and finally payment is made on this. मतलब पूरी स्टोरी दी है। सिंपल बोला है कि हमने तो इनवॉइस इस दिन इशू कर दिया था, पेमेंट इस दिन हुआ है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ना तुमने नेग्लिजेंस किया जिसके कारण हमारा कोर्ट केस बहुत ड्रैग हो गया, ये वो हुआ, तो हमने तुमको पेमेंट इस दिन किया। भाई साहब, ये लीगल सर्विस दी है उसने। एक और कीवर्ड दिया है कि ये सब लीगल सर्विस है। और तुमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या पढ़ा था, वेयर एन एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, प्रोवाइड लीगल सर्विस टू बिजनेस बिजनेस एंटिटी, एंटिटी। then only there is reverse charge mechanism। और वो भी मेगा एग्जामिशन से लिंक करके पढ़ा था, कुछ नहीं दे तो रजिस्टर्ड मानना, अनरजिस्टर्ड होगा वो खुद बोल के देगा कि ये अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है। अगर मैं यहाँ पे पता है क्या कर दूं, अनरजिस्टर्ड कर दूं, तो तुम कुछ नहीं लगाओगे यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई। आर यू गेटिंग दैट लॉजिक एवरीवन? तो फिर बोल रही हूँ, सर्विस के केस में डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। गुड्स के केस में बेचारा खुद बोलेगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले गुड्स हैं। ठीक है, डन। चलो मैम, सबसे पहले जब मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सर्विस लिखनी पड़ेगी कि ये सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है। एज इट इज वो लिखना पड़ेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है कि ये वाली सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगी। और फिर तुम बताओगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड देन यू विल से कि 61 डे या विच एवर इज अर्लियर, तो ये मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है। तो वेन एवर इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विस, यू हैव टू राइट वो सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अलॉन्ग विथ वो पूरी डेफिनेशन, पूरा प्रोविजन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या बोल। ठीक है, ये पॉइंटर्स लिख लो जो मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ ना, ये लिखना है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के टाइम पे यू हैव टू राइट द एंटायर सर्विस जैसे इन्होंने लिखी है। मैम मैम कहीं कहीं पे 60 डेज लिखा है, कहीं 61, कहीं 30, कहीं 31। 61 है, क्योंकि वो 61 डे को डायरेक्ट काउंट करते हैं, इसलिए अपन को 61 ही लिखना है। ओके। जैसे उधर 31 है, इधर 61 है। अब एडवोकेट एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो देयर इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या फिर मेगा एग्जामिशन का कॉन्सेप्ट है। एडवोकेट एडवोकेट को सर्विस देता है, पर जब चार्टेड अकाउंटेंट दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट को सर्विस देगा ना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा एग्जामिशन। दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडवोकेट। बट आईसीआई का लॉजिक क्या है, आईसीआई जानबूझ के देती है, एक चार्टेड अकाउंटेंट ने दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट के फर्म को सर्विसेज दी जो लीगल सर्विसेज हैं। भाई साहब, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए नो मेगा एग्जामिशन, इट इज ओनली फॉर एडवोकेट ओनली। ठीक है, चलो। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, मैम ये XYZ एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म है। अब मैम चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म गुड्स तो बेचती नहीं है, इसका मतलब ही ये क्वेश्चन कौन से वाले पे आ गया है, सर्विस के। सर्विस। अंडरस्टूड है?
अब इन्होंने इनवॉइस इशू किया फॉर द सर्विस दे हैव रेंडर्ड टू मिस्टर ए, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो मैम काम की होती है। और मैम यहाँ कहीं अभी दिख नहीं रहा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट के केस में मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ाया है। बोल रहे इंडिपेंडेंट केस में हमको टाइम ऑफ सप्लाई बता दो। तो मैम जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि हमने चार्टेड अकाउंटेंट के केस में कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा ही नहीं है, याद है 9-3 कुछ भी नहीं था ऐसा। मैम वाउचर यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लेट पेमेंट की बात भी मुझे अभी तक तो कहीं दिख नहीं रही है, तो अल्टीमेटली तुम्हें पता है क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की ही बातें हैं। बस वो बोलेगा या तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है या फिर अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। इफ इट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तो कुछ इवेंट वगैरह डिसाइड होगा या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट डिसाइड होगी, एंड इफ इट इज अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तो कंप्लीशन के बाद 30 डेज के अंदर इनवॉइस मस्ट बी इशूड। If issued, invoice or payment whichever is earlier. If not issued, payment or completion whichever is earlier. याद आया प्रोविजन? यस देखो मुझे याद नहीं रखना, तुम्हें रखना है यहाँ पे। तो मैम इनवॉइस की डेट तो ओके हो गया। अब ये फर्स्ट केस क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब सर्विस जब कंप्लीट हुई, जो सर्विस थी हमने कंप्लीट की कब, 1 अगस्त को, और पेमेंट आया मैम इस दिन। तो मैम इससे क्या पता चल रहा है, कंप्लीशन से 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू होना चाहिए था। क्या कंप्लीशन से 30 डेज के अंदर दे हैव इशूड द इनवॉइस? नो, इट इज मोर देन 30 डेज। तो मैम यहाँ पे कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वुड बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो मैं डायरेक्ट चालू कर दूं? नहीं, पहले प्रोविजन पूरा लिख के बताना कि 30 डेज में हुआ तो क्या होगा, 30 डेज में नहीं हुआ तो क्या होगा, देन इंडिपेंडेंटली बस सॉल्व करना स्टार्ट किया है। मैम फिर नेक्स्ट केस, दे हैव कंप्लीटेड द सर्विस ऑन 14th अगस्त एंड पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन दिस डेट। तो मैम 14 अगस्त को कंप्लीशन हुआ, हैव दे नाउ इशूड विद इन 30 डेज? यस, अब यस तो 30 डेज के अंदर इनवॉइस हैव बीन इशूड बिकॉज सर्विस कंप्लीटेड ऑन 14, दे हैव इशूड ऑन 7। तो मैम यस 30 डेज के अंदर तो इशू हो गया। तो अब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अंडरस्टूड? फिर मैम मिस्टर ए, इन्होंने पेमेंट किया 3 अगस्त को, लेकिन अभी भी सर्विस का प्रोविजन रिमेनिंग है, अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, मतलब अभी सर्विस ही कंप्लीट नहीं हुई। तो सर्विस कंप्लीट नहीं हुई तो इसका मैं क्या करूं, तुम बताओ। कंप्लीट नहीं हुई तो वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, इट इज कंटिन्यूस, दैट इज कंटिन्यूस। मैं एक चीज बताओ, सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, मैं बोल दूं इट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर सीधे देखो ना मैम, अगर सर्विस कंप्लीट नहीं हुई तो क्या करूं, इनवॉइस और पेमेंट लगाऊं या कंप्लीशन और पेमेंट लगाऊं, क्या लगाएं? मैम इनवॉइस एंड पेमेंट। इनवॉइस और पेमेंट। इनवॉइस और पेमेंट। Event Yep. date, date. इनवॉइस 7th को इशू हो गया, 3rd को पेमेंट हुआ है, और हमारा प्रोविजन ये बोलता है कि कंप्लीशन से 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू होना चाहिए। कंप्लीशन से पहले भी इनवॉइस इशू हो सकता है, तुम वो वर्ड कैसे भूल सकते हो, बिफोर। इनवॉइस कैन बी इशूड ऑन और ऑन और बिफोर। बिफोर। मैम बिफोर वाला है, कोई कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनवॉइस बिफोर इशू हो गया, तो बिफोर इशू हो सकता है ना, और कंप्लीशन के बाद 30 डेज के अंदर इशू हो सकता है, या इंश्योरेंस कंपनी हो तो 45 डेज। मैम यहाँ तो सिंपल सा लॉजिक है। मैम इनवॉइस इशू किया 7th को, पेमेंट आया 3rd अगस्त को। अब हम कंपेयर कर लो मैम, क्या आ रहा है, 3rd अगस्त अर्लियर आ रहा है कि 7th आ रहा है, क्या अर्लियर आ रहा है? 3rd 3rd अगस्त। August. पेमेंट अर्लियर है। मैम कंटिन्यूअस को कैसे पता करेंगे मैम, कौन सा कंटिन्यूअस है? 3 मंथ्स के ज्यादा लग गए या फिर कंटिन्यूस वर्ड रहेगा, या तो रहेगा कंटिन्यूस वर्ड, या बोलेंगे द सर्विस टेक मोर देन 3 मंथ्स टू कंप्लीट, तब होता है वो कंटिन्यूस। ठीक है, फिर मिस्टर ए ने पेमेंट किया 15th सितंबर को, हाउएवर द प्रोविजन वाज कंप्लीटेड, अभी भी वही दे रहा है, अभी कंप्लीशन बचा है, भले ही कंप्लीशन बचा हो, लेकिन पेमेंट इस दिन आया
इनवॉइस इस दिन बन गया, तब भी मैं ये विच एवर इज अर्लियर ही करने वाली हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो विच एवर इज अर्लियर क्या है मेरा, वो चेक करा मैंने, तो 7th इज अर्लियर। तो तुम समझो एक चीज, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, वो एक वर्ड था, बिफोर कंप्लीशन भी इनवॉइस इशू हो सकता है। और सिर्फ वो बिफोर कंप्लीशन के ऊपर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ये फिर से करना, टाइम ऑफ सप्लाई फ्री के मार्क्स देगा, पर पहले टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो। अब इसमें क्या है मैम, ये जहां मेरे को दिख जाए ना, मेरे को पता होता है कि ये दिमाग क्या चला रहा है। जब बोल दिया पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है ये भाई साहब बोलने वाले नहीं है कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। मुझे सोचना होगा वो कीवर्ड्स के बेसिस पे। बोल रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने क्या किया, रिकवरी एजेंट की सर्विस किसको प्रोवाइड की है, याद करो वो दिन। एनबीएफसी। मैंने, याद आ रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या था कि यू अपने, एक चीज और बोलूं, एक मिनट, हाँ, रिकवरी एजेंट तो ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज याद रखना, उन्होंने बैंक भी लिखा है, बैंक को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड दिस सर्विस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑल्सो, एंड दे कैन प्रोवाइड दिस सर्विस टू एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो उन्होंने बस एक की वर्ड लिया, एनबीएफसी को रिकवरी की सर्विसेज प्रोवाइड की। अब जो बच्चा सिर्फ बैंक को दिमाग में रख के चल रहा होगा, उसके दिमाग में एनबीएफसी नहीं है, तो वो इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कंसिडर नहीं करेगा। एंड व्हाट दे हैव टेकन, तीनों को अगर रिकवरी एजेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यू शुड रिमेंबर, इट्स नॉट ओनली बैंक, इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इट इज ऑल्सो एनबीएफसी। और इन्होंने भी क्या किया, बैंक कॉमन था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी समझ में आता था, सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड नया है, एनबीएफसी। और उन्होंने लिखा भी क्या, एनबीएफसी। अगर तुमको ये वर्ड याद नहीं है ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तुम पता है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और वो खुशी खुशी क्या देंगे तुमको, 0। तो रिमेंबर एनबीएफसी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है मैम, समझ में आ गया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सर्विस है, तो 61th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। तो मैम इनवॉइस की डेट ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रही मैम। फिर इसके बाद पेमेंट वाली डेट के लिए भी कुछ दिया है, यस, पेमेंट की डेट के लिए भी दे हैव गिवन 2 थिंग्स, 2 चीज पेमेंट की डेट के लिए दी है, इनवॉइस की डेट के लिए भी उन्होंने देके रखा है। बस अब तुमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। आर यू गेटिंग? मैम ये क्या लिखा है, ये काम का है क्या यहाँ पे? सर्विस कब दी उन्होंने, ये दिया है कि 15 जनवरी को हमने सर्विस दी थी। फॉर केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विस, डू आई नीड व्हेन द सर्विस वाज रिसीव्ड? वो तो गुड्स में काम आती है कि सर्विस कब रिसीव हुई थी, गुड्स कब रिसीव हुए थे। सर्विस के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 2 ही चीज चाहिए, 61th डे एंड डेट ऑफ पेमेंट। आई डू नॉट नीड दिस, मुझे इसका काम ही नहीं है। तो जान मुझ के पता है कहाँ दिए, स्पेसिफिकली सर्विस में भी दिया कि सर्विस कब रिसीव हुई। और अगर तुम इन तीनों को कंपेयर करके आओगे ना प्रोविजन में, तो फिर वो क्या देंगे, 0। समझ में आ रहा है कैसे कंफ्यूज करते हैं? चलो, दिस कंप्लीट्स माय आरटीपी, सॉरी, टेस्ट योर नॉलेज के पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन। कल हमारा एमटीपी के क्वेश्चन का ऐसे ही लास्ट में डिस्कशन होगा, बट एमटीपी के क्वेश्चन करके रखो। अब आज मैंने क्या बताया, पहले देखो गुड्स है या सर्विस, फिर गुड्स एंड सर्विस है, जो बाइफरकेशन हुआ कर लिया, फिर देखो फॉरवर्ड है या रिवर्स है, क्योंकि चेकिंग तो बस उतनी करनी है, वाउचर भी समझ में आएगा, लेट पेमेंट भी समझ में आएगा, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स इज फॉरवर्ड और रिवर्स। अगर गुड्स का फॉरवर्ड दिख गया, फिर बोल रही गुड्स के रिस्पेक्ट में यू फाइंड फॉरवर्ड, तो 101% सेक्शन नंबर 31 दिखना चाहिए। ठीक है,
बट मैम इफ इट इज रिवर्स, रिवर्स में दे डज नॉट यूज सेक्शन 31 का कोई भी लॉजिक, तो नहीं लिखना है। वाउचर में नहीं लिखना है, लेट पेमेंट में नहीं लिखना है। और तुम्हें समझ में आया, इतने सब में वो उन्होंने अच्छे वाले प्रोविजन के क्वेश्चन अभी तक तो दिए ही नहीं, कि कभी तुम्हारा क्लॉज कुछ लग ही नहीं पाया, तो पीरियोडिक रिटर्न वाला अभी तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। आर यू गेटिंग? तो इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है बार बार? सेक्शन 22A फॉरवर्ड चार्ज और इधर रिवर्स चार्ज, बस फॉरवर्ड और रिवर्स में इनकी गाड़ी घूम रही है, बाकी वाउचर नहीं, लेट पेमेंट नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं। तो वो हम कहाँ कवर करेंगे? अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये देखने के बाद हम सर्विस में रिवर्स चार्ज डायरेक्ट देंगे? नहीं देंगे। सर्विस में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सर्विस है। प्रोविजन पूरा लिखोगे, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। डेट मेंशन करना जरूरी है, और लास्ट की एक लाइन में लिखना है टाइम ऑफ सप्लाई इज दिस डेट, वो अलग से एक लाइन लिखना जरूर। ठीक है, आया समझ में? चलो अब डाउट। सर मैम